जोहार संगी साथी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जेएसएससी लैब असिस्टेंट गैसियस स्टेट का चैप्टर देखेंगे, जो कि केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में थ्योरी क्लास को देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे कि आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा। सभी प्रकार के डाउट आज की इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। जो भी गैसियस स्टेट से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो फुल चैप्टर का रिवीजन होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहें। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। दोस्तों, इस चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आज का ये चैप्टर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है जेएसएससी की परीक्षाओं के लिए। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपका टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, पोस्टुलेट्स क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। थ्योरी पार्ट है, थोड़ा देख लेते हैं, ताकि थ्योरी से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। 11th 12th का अधिकतर उनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ए गैस कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, परफेक्टली इलास्टिक एंड हार्ड स्फीयर। दे आर सो स्मॉल दैट द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। यहाँ पे एक बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, और इसी से दोस्तों आपके आने वाले परीक्षा में भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए दोस्तों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस के अनुसार जो वॉल्यूम गैस का माना जाता है, उस वॉल्यूम को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि दे आर सो स्मॉल, जो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम होते हैं वो इतना, गैसेस मॉलिक्यूल्स के जो वॉल्यूम होते हैं वो इतना स्मॉल होते हैं कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ए गैस कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक गैस में क्या होता है, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, वे क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, एंड हार्ड स्फीयर, उनको क्या कहा जाता है, हार्ड स्फीयर कहा जाता है। और वे इतने स्मॉल होते हैं कि उनको नेग्लिजिबल माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उनका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, जबकि रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता है। आगे जाकर के हम लोग इसे पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे, पोस्टुलेट्स जो दिया गया था उसमें पहला पोस्टुलेट कहा गया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक गैस के अंदर। और उसके बाद जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, एंड हार्ड स्फीयर होते हैं। और वे साइज में इतना अधिक स्मॉल होते हैं कि उनको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पोस्टुलेट में कहा गया था। लेकिन एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन का भी आपका कुछ ना कुछ मास रहता है, इसीलिए दोस्तों मॉलिक्यूल का तो मास ऑब्वियस सा बात है रहेगा ही। ठीक है, द मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट द मोशन इज कम्प्लीटली रैंडम। तो जो मॉलिक्यूल्स अपना मोशन करता है तो उस मोशन में कोई भी प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो मोशन होता है वो कम्प्लीटली रैंडम होता है। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, एंड आर इन फ्री मोशन, और फ्री मोशन में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वे क्या रहते हैं, फ्री मोशन में रहते हैं। द टाइम इंटरवल ऑफ द कॉलिजन बिटवीन एनी टू कॉलिजन इज वेरी स्मॉल। और टाइम इंटरवल क्या होता है, वो वेरी स्मॉल होता है जो कॉलिजन होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर वो ट्रेवल करते रहते हैं। तो ट्रेवल करने के दौरान वो आपस में टकराते रहते हैं। वो जो कॉलिजन के बिटवीन जो टाइम रहता है वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। द कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ ए कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। तो जिस कंटेनर में उस गैस को रखा जाता है, उस कंटेनर के साथ गैस का कॉलिजन होते रहता है, और वो जो कॉलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। इंपॉर्टेंट रहेंगे ये पॉइंट है, और इस छोटे छोटे पॉइंट को देखिएगा, इन्हीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन सच कॉलिजन। और जिसके कारण देखिए दोस्तों, काइनेटिक जो एनर्जी होता है एंड लीनियर जो मोमेंटम होते हैं, ये उस कॉलिजन में क्या रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, कंजर्व्ड रहते हैं, इसे आप याद रखेंगे। द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। जो ट्रेवल किया गया पाथ रहता है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, जैसे कि एक कॉलिजन यहाँ से एक कॉलिजन होने के बाद यहाँ पे टकराया दूसरे ये से, तो एक दूसरा कॉलिजन के बीच में जो सक्सेसिव आपका दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, ये दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में आपका जो मीन फ्री पाथ होता है, माफ कीजिएगा, जो उसका इसमें कहा गया द पाथ ट्रेवल बाय ए मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। जो दो कॉलिजन के बीच का पाथ होता है उसे फ्री पाथ कहा जाता है, और मीन डिस्टेंस को कहा जाता है मीन फ्री पाथ। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दो पॉइंट है, एक तो आपका फ्री पाथ कहा जाता है जो दो कॉलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, और उसका जो मीन निकाला जाता है उसको कहा जाता है मीन फ्री पाथ। ठीक है,
उसके बाद देखिए छठवां जो पोस्टुलेट है, द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज गवर्न बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, और यहाँ पे ग्रेविटी का जो इफेक्ट है उसको भी नेग्लिजिबल किया जाता है। ठीक है, तो ये 7 पोस्टुलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है जो कि दिया गया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी अगर एक दो न्यूमेरिकल आ जाता है तो PV इज इक्वल टू 1/3 mn म्यू का स्क्वायर। ठीक है, PV इज इक्वल टू 1/3 mn म्यू का स्क्वायर। यहाँ पे सारे टर्म का यहाँ पे दिया गया है, देखिए नाम। प्रेशर ऑफ द गैस, P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस है। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, कंटेनर में जितना उसका वॉल्यूम है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो कंटेनर में गैस को रखा जाता है उसी गैस का शेप ले लेता है, वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है, उस कंटेनर का ही वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ द गैस P हो जाएगा। V क्या है, V वॉल्यूम ऑफ द गैस है, अर्थात कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर भी कर सकते हैं। M क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और म्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। ठीक है, 3 प्रकार का वेलोसिटी आपको पढ़ना है, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, ये 12th आपका 11th में भी था, 11th फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये म्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, PV इज इक्वल टू 1/3 mn स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, आइडियल गैस और रियल गैस में क्या क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है। ए गैस विच फॉलोज ऑल द गैस लॉज, जैसे कि PV इज इक्वल टू NRT, ये गैस लॉ हम लोग जानते हैं, तो वैसे गैस को हम लोग आइडियल गैस कहते हैं जो कि सभी गैस लॉज को फॉलो करता है। जबकि रियल गैस क्या है, डज नॉट फॉलो रियल गैस, डज नॉट फॉलो आइडियल गैस लॉ, अर्थात कि PV इज इक्वल टू NRT को ये रियल गैस फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रियल गैस का डिफरेंस। उसके बाद और एक डिफरेंस देखिए दोस्तों, द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाई नो वॉल्यूम। अभी हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका वॉल्यूम को हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं, ऐसा कहा गया है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों रियल गैस में ऐसा नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर से होगा, हालांकि एकदम कम स्मॉल अमाउंट में वॉल्यूम होगा, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर से होगा। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े कि देयर इज नो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन दोस्तों रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। देयर इज इंटरमॉलिकुलर फोर्स भी अमंग द गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के बीच में हालांकि बहुत कम ही अमाउंट में वो जो फोर्स है वो लगता है, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर से रहता है। तो इन सभी आपके जो डिफरेंस है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं, गिव एविडेंस दैट द गैसियस लॉ नॉट फॉलो द आइडियल गैस लॉ। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लो इक्वेशन, ये ऐसा करके आपके सिलेबस में होगा। ठीक है, अर्थात कि जो रियल गैस होते हैं डज नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन लो। ठीक है, एक देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया गया था PV इज इक्वल टू NRT के हिसाब से। यहाँ पे जो आपका लाइन होना चाहिए ये थियोरेटिकल होना चाहिए, ये सीधा लाइन जाना चाहिए। ठीक है, प्रेशर और PV के अगेंस्ट ये चीज़ यहाँ पे प्लॉट किया गया था, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। ऐसा पाया गया जैसे कि हाइड्रोजन का थोड़ा ऊपर चला गया, हीलियम गैस का इस टाइप से हो गया, फिर CO2 का पहले घटा फिर उसके बाद ऊपर चला गया, उसके बाद N2 का घटा फिर ऊपर चला गया। तो इस प्रकार हुआ, जिसके कारण ये कहा गया कि जो आइडियल गैस लॉ अर्थात कि PV इज इक्वल टू NRT है, ये फॉलो नहीं किया जाता है रियल गैस के ऊपर, क्योंकि अगर रियल गैस फॉलो करता तो ये सीधा लाइन में सब कोई होना चाहिए था, लेकिन थियोरेटिकल ऐसा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। अलग अलग गैस जो है अलग अलग डेविएशन शो करता है। ठीक है, ये जो ग्राफ है PV अगेंस्ट V का ग्राफ है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपके VBI करके रखिए, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये आपके NCERT में भी दिया गया है। ठीक है, अनदर एविडेंस देखिए, एक अदर एविडेंस दिया गया है, 1 मोल ऑफ ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 1 मोल ऑफ ए गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 22.4 लीटर होना चाहिए थियोरेटिकली। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नॉट परफेक्टली 22.4 लीटर। देखिए दोस्तों, थियोरेटिकली यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस होना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में 22.4 लीटर। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस का यहाँ पे होना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में 22.4 लीटर यहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये होता नहीं है। ठीक है, बिटवीन 21 से 21 लीटर के बीच में होता है, तो ये भी एक एविडेंस होता है। ठीक है, अब इसका कारण जान लीजिए, व्हाट आर द रीजन फॉर द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। आखिर क्या ऐसा कारण है जिसमें रियल गैस जो होता है आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे 2 रीजन है उसके लिए, और दोनों रीजन आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा, जो पोस्टुलेट आपने पढ़ा उसी में दोनों ये जो आपका रीजन है वो चीज़ दिया गया है।
टू रीजन क्या क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर पॉइंट मासेस ऑक्यूपाइंग नो वॉल्यूम। आइडियल गैस लॉ में कहा गया था कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो वॉल्यूम होता है गैस का, उसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस होता है ये किसी प्रकार का वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता है। लेकिन दोस्तों रियल गैस में आप सभी देखे होंगे, रियल गैस में आपने पढ़ा कि उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम अवश्य ही रहेगा, भले ही एकदम कम वॉल्यूम रहेगा, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा। द इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज एब्सेंट, और ऐसा कहा गया था कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स एब्सेंट होता है, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ इंटरमॉलिकुलर फोर्स रहेगा गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो यही दो कारण है जिसके कारण जो रियल गैस होता है डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच रियल गैस फॉलोज द आइडियल गैस लॉ। ये भी टॉपिक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें रियल गैस और आइडियल गैस दोनों ही समान होगा, अर्थात कि रियल गैस विल फॉलो आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वो कब रियल गैस फॉलो करेगा। तो ये कंडीशन दिया गया है अंडर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें रियल गैस फॉलोज आइडियल गैस लॉ। रियल गैस जो होता है ये आइडियल गैस लॉ को फॉलो करता है, ये कौन सा कंडीशन होना चाहिए। तो दोस्तों लो प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत ही कम रहेगा और हाई टेम्परेचर और टेम्परेचर बहुत अधिक रहेगा, तो यहाँ पे जो रियल गैस होगा वो आइडियल गैस लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद वैन डर वाल्स इक्वेशन, ये भी आपका चैप्टर में दिया गया है, तो इसे भी पढ़ लीजिए। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ रियल गैस अंडर वाल्स पॉइंटेड वेंडर वाल्स पॉइंटेड टू फैकल्टी एजम्पशन, ठीक है। तो चूंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी रियल गैस फॉलो नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे वेंडरवाल साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा तभी ये रियल गैस फॉलो करेगा। तो दो यहाँ पे परिवर्तन, दो करेक्शन फैक्टर ऐड किए गए हैं। तो कौन कौन सा करेक्शन फैक्टर है उनको थोड़ा सा देख लीजिए। करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैस मॉलिक्यूल। तो दो डिफेक्ट किया था हम लोग का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, उसमें कहा गया था कि जो मॉलिक्यूल्स होता है किसी भी प्रकार का कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता है, लेकिन रियल गैस में ऑब्वियस सा बात है, रियल गैस में कुछ ना कुछ वॉल्यूम अवश्य ही रहेगा। तो उसी को थोड़ा सा करेक्ट करके वैन डर वाल में कहा कि हम लोग को थोड़ा सा वॉल्यूम में करेक्शन करना होगा। और एक चीज़, करेक्शन इन प्रेशर ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आइडियल गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ये चीज़ मतलब एजम्पशंस में कहा गया था। लेकिन एक्चुअली में कुछ ना कुछ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होता है जिसके कारण कुछ ना कुछ प्रेशर आता है। तो वैन डर वाल ने कहा कि प्रेशर में भी थोड़ा सा हम लोग अगर करेक्शन कर देते हैं, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी जो हम लोग का आइडियल गैस लॉ है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये रियल गैस भी फॉलो करेगा। तो यही दो करेक्शन किया गया था। तो क्या क्या करेक्शन किया गया था वही देखिए नीचे दिया गया है। पहले वॉल्यूम करेक्शन किया गया था, वॉल्यूम में करेक्ट किया गया, बी माइनस बी किया गया। बी इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है उसको भी के साथ माइनस कर दिया गया, और ये वॉल्यूम में करेक्शन किया गया। पहला करेक्शन किया गया वॉल्यूम में, दूसरा करेक्शन किया गया देखिए दोस्तों प्रेशर में। तो करेक्शन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया पी डैश इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ये आपका प्रेशर में चेंजेस किया गया, ठीक है। किस प्रकार चेंजेस किया गया, यहाँ पे थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो प्रेशर में ये चेंजेस किया गया, और वॉल्यूम में भी माइनस बी किया गया, अर्थात कि जो बी अर्थात कि जो मॉलिक्यूल के द्वारा यहाँ पे वॉल्यूम गेन किया जाता है उसको माइनस किया गया है, ठीक है। और करेक्शन इन प्रेशर किया गया पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन यहाँ पे लगा दिया गया नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है। ए बाई बी स्क्वायर एक्चुअली में ये परिवर्तन किया गया था। तो उसी को हम लोगों ने जो पी बी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़ा था, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो इसी में देखिए प्रेशर का चेंज किया गया, उसको यहाँ पे पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर कर दिया गया, और वॉल्यूम में जो चेंज किया गया उसमें वी माइनस एन बी कर दिया गया, इज इक्वल टू एन आर टी फॉर एन मोल्स, एन आर टी का एन आर टी ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो वैन डर वाल्स इक्वेशन बन करके आया, ये आपका वैन डर वाल्स इक्वेशन बन करके आया, ठीक है। तो ये चीज़ आपका करेक्शन के बाद वैन डर वाल्स इक्वेशन बन के आया गैस के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे वॉल्यूम में थोड़ा करेक्शन किया गया, प्रेशर में करेक्शन किया गया, इज इक्वल टू एन आर टी जो हम लोग का था, ठीक है। उसी का देखिए दोस्तों यहाँ पे लंबा चौड़ा थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिखा गया है, कौन सा टर्म क्या है, किस प्रकार है, और उससे संबंधित कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। तो वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, या फिर नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए जानते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, इससे क्वेश्चन बनता है।
भी RMS मतलब भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसका दो फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला ये रूट अंडर जितना भी वॉल्यूम होता है V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, इस प्रकार रूट अंडर करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स के साथ आपको डिवाइड कर देना, तो भी RMS भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपका निकल जाएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला है, याद रखेंगे, भी RMS इक्वल टू, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, रूट अंडर 3RT/m, ये भी RMS का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। R अर्थात कि ये कांस्टेंट होता है, आप सभी को पता होगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, पर मोल केल्विन होता है, ठीक है। और टेम्परेचर इन केल्विन, उसके बाद m क्या है, मास ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस इन 1 kg, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला में निकालने रहेगा तो इस फॉर्मूला में इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा कि कोई कंटेनर में गैस रखा गया है और एक का इधर देखिए वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, इधर वेलोसिटी है आपका 200 मीटर पर सेकेंड। ये जो भी है ना, ये भी वेलोसिटी है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है, थोड़ा सा इसे ये कर दीजिएगा। भी क्या है, आपका वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। मान लेते हैं किसी कंटेनर के अंदर एक गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, किसी का 200 मीटर पर सेकंड है, किसी का 50 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे कहा गया है भी RMS निकालना है, अर्थात कि वेलोसिटी RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको निकालना है। तो इन सभी को आपको जोड़ना, स्क्वायर कर देना है, उसके बाद जोड़ना है, और उसके बाद जितना मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल का दिया गया है, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 2 3 मॉलिक्यूल का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, तो 3 मॉलिक्यूल्स के यहाँ पे 3 लिखे हैं, और इसको आपको इस प्रकार से निकालना है। जितना आपका यहाँ पे मॉलिक्यूल का स्पीड दिया रहेगा उसको हर एक को स्क्वायर कर देना है, और प्लस करके जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर इसमें R दिया रहेगा, T दिया रहेगा और नंबर मास दिया रहेगा, मोलर मास ऑफ द गैस दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूला से आपको निकालना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिंपल सा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। भी RMS इज इक्वल टू, याद रखेंगे, भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर 3RT/m। क्या है, रूट अंडर 3RT/m, ये क्या है, भी RMS भी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसी का देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल को कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया है, तो इसको सिंपल सा जो फॉर्मूला है हम लोग का बैठा दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। 1-2 एग्जांपल दिए हैं, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप सभी को देख लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे भी RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और 2 टर्म याद रखेंगे, भी MP याद रखेंगे, ठीक है। मीन, माफ कीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, भी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 2RT/m, ठीक है, रूट अंडर 2RT। भी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है रूट अंडर 2RT/m। भी RMS हम लोगों ने अभी पढ़ा रूट अंडर 3RT/m, और भी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा रूट अंडर 8RT/m। तो ये तीनों ही फॉर्मूला को याद रखेंगे, बाई चांस हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाए क्वेश्चन। भी मोस्ट प्रोबेबल जो कि होता है रूट अंडर, और याद रखेंगे भी मोस्ट प्रोबेबल जो होता है सबसे ऊपर होता है, पीक जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का ही होता है, रूट अंडर 2RT/m। और भी RMS होता है रूट अंडर 3RT/m, भी एवरेज होता है रूट अंडर 8RT/m, ठीक है। तो इसी का दोस्तों एक ग्राफ दिया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ में, तो उसी को कहा जाता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूटिव वेलोसिटी। इधर देखिए एवोगाड्रोस नंबर के साथ यहाँ पे dN/n लिखा गया, मतलब एवोगाड्रोस नंबर से आप यहाँ पे डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो पीक आता है, याद रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का पीक आता है। हमेशा पीक जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का होगा। इसीलिए देखिए दोस्तों, आपका एवरेज जो हो जाएगा ये R हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी होगा, उसके बाद भी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये एक्चुअली जो बढ़ रहा है, इधर जो घट रहा है, ये आपका पीक के हिसाब से नहीं है, बल्कि इधर जो वेलोसिटी बढ़ रहा है उसके हिसाब से है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप क्लियर हो जाएगा। नीचे वाला जो एग्जांपल लिया गया है, देखिए जो स्पीड जो बढ़ रहा है, सबसे अधिक आपका यहाँ पे भी RMS का यहाँ पे स्पीड होता है, ठीक है। पीक तो सबसे अधिक होता है इसका, भी जो मोस्ट प्रोबेबल का होता है पीक सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे स्पीड देखिए भी RMS का स्पीड यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद भी एवरेज का आता है, और यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबल का होता है। लेकिन अगर पीक की बात करें तो पीक मोस्ट प्रोबेबल, आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का पीक सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 25 तक हम लोगों ने कर चुका था, और एक ही चैप्टर में आपका जो अरिहंत किताब है उसमें एक ही जो चैप्टर है, एक ही चैप्टर में दोनों का दिया हुआ है, गैसियस एंड सॉलिड स्टेट का। तो क्वेश्चन नंबर 27 से देखिए, सॉलिड गैसियस स्टेट का है। तो 27 क्वेश्चन नंबर है, एयर एट सी लेवल
डेंस इज डेंस, दिस इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। जो सी लेवल का एयर होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन, वो ये किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है ये आपको बताना है। बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का, एवोगाड्रोस लॉ का, या फिर डाल्टन्स लॉ का। अगर आप स्वयं से रिवीजन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्वयं से इस क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में लिखिए, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है एयर एट सी लेवल, सी लेवल का जो एयर होता है वो डेंस होता है, इसका क्या कारण है। तो आपने पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बॉयल्स लॉ होता है पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है। अर्थात कि वॉल्यूम जितना बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, या फिर प्रेशर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। जैसे कि कंटेनर में गैस रखा हुआ है, ठीक है। उसको आप कंप्रेस करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम घटते जाता है, ठीक है। तो वही है बॉयल्स लॉ, पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी का कारण होता है डेंस होता है, जो एयर होता है वो डेंस होता है, ठीक है। एट सी लेवल क्या होता है, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, जो कंप्रेशन होता है जिसके कारण एयर एबव द पेरोक्सी लेयर, ठीक है, प्रोक्सिमल जो लेयर होता है उस एयर का प्रेशर इंक्रीजेस, हैंस वॉल्यूम डिक्रीजेस। उस वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है जिसके कारण वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज होता है, ठीक है। और जिसके कारण डेंसिटी जो है होता है वो हाई होता है, हाई डेंसिटी होता है, ठीक है। वही चीज़ दिया गया है, हाई डेंस है। तो इसीलिए ये किस लो को फॉलो करेगा, ये बॉयल्स लो को फॉलो करेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉयल्स प्लॉट एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर में कौन सा बॉयल्स लॉ का प्लॉट है। तो हम लोगों ने पढ़ा बॉयल्स लॉ का जो प्लॉट होगा P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। अर्थात कि प्रेशर बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम घटते जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपका जो प्लॉट होगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पी वी वर्सेस भी का प्लॉट दिया गया है, इसलिए इसका जो प्लॉट है इस टाइप से होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए प्लॉट ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर का यहाँ पे प्लॉट दिया गया है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का प्लॉट दिया गया है फॉर ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। याद कीजिए कि कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, अर्थात कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इस लॉ को हम लोग कहते हैं चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यहाँ पे जो प्रेशर है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। द प्लॉट एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर आर गिवन इन द फिगर। अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ पे दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द प्रेशर इज करेक्ट फॉर दिस केस, इस केस के लिए कौन सा करेक्ट ऑर्डर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, P4 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम का दिया गया है ग्राफ, और यहाँ पे प्रेशर, अलग अलग प्रेशर दिया गया है। तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स लॉ का ये क्वेश्चन था, तो एक बार देख लीजिएगा इसको। में हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉयल्स में क्या पढ़ा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। पी वी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो पी वी अगर कॉन्स्टेंट है तो स्लोप ऑब्वियस बात है जीरो ही होगा, ठीक है। तो पी बाई पी वी और वी का यहाँ पे जो स्लोप है ये जीरो होगा, और पी वी और प्रेशर का जो स्लोप है ये भी जीरो होगा, क्योंकि प्लॉट ऑफ पी वी अगेंस्ट प्रेशर अगर करते हैं तो स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्लोप उसका जीरो होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही जीरो हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीरो एंड जीरो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, इसका मैच करना है आपको। बॉयल्स लॉ का मैच, बॉयल्स लॉ अभी हम लोगों ने पढ़ा कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है कांस्टेंट टेम्परेचर में। तो देखिए इसका मिलान तो 5 के साथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट एन एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये बॉयल्स लॉ हो जाएगा। उसके बाद चार्ल्स लॉ की अगर बात करें, चार्ल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये 4 के साथ मिलान हो जाएगा। डाल्टन्स लॉ जो होता है, डाल्टन्स लॉ होता है पी टोटल जो होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, ये डाल्टन्स लॉ होता है। और जो अवागाड्रोस लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये अवागाड्रोस लॉ होता है एट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपका जो मिलान हो जाएगा, देखिए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक का मिलान हो जाएगा 5 के साथ, एक का मिलान हो जाएगा 5 के साथ, बी का मिलान हो जाएगा
4 के साथ, ठीक है। सी का मिलान हो जाएगा 2 के साथ और डी का मिलान हो जाएगा 1 के साथ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बॉयल्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज, बॉयल्स लॉ को इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, P इज इक्वल टू के इंटू 1/v, मतलब P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो यहाँ पे K का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, P भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे P भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। ट्रू फॉर कांस्टेंट के, वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो के है के किस में डिपेंड करता है ये आपको बताना है। वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस, वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आप सभी ने पढ़ा होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पी वी का वैल्यू देखिए के दिया गया है, तो पी वी के जगह में हम लोग यहाँ पे के बैठा सकते हैं। तो किस पे डिपेंड करेगा, के एन पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा और टी पे आर तो कांस्टेंट रहता है तो इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा। तो एन और टेम्परेचर पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर का कहीं कुछ दिया गया है, डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, तो ये तो गलत ही हो रहा क्योंकि टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रहा है। वैल्यू ऑफ द K1 डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द गैस, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि अमाउंट ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि PV इज इक्वल टू होता है nRT, ठीक है, nRT, जहाँ पे ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, अर्थात कि ये एक प्रकार से अमाउंट ऑफ गैस है, कितना मोल्स गैस लिया गया है। और पीवी की जगह में हम लोग के लिख रहे हैं तो के इज इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा। तो के इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है, एन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात कि वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द गैस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, मैच द कॉलम 1 का आपका मैच करना है कॉलम 2 के साथ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए दोस्तों बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ अभी हम लोगों ने पढ़ा, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इसका मिलान आपका A का मिलान जो है इसका मिलान 3 के साथ हो जाएगा, ठीक है, 3 के साथ आपका मिलान हो जाएगा। और चार्ल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा, कॉन्स्टेंट इसमें प्रेशर रहता है और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रहता है। तो यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, तो देखिए यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो B का मिलान 2 के साथ हो जाएगा और ये C जो है इसका मिलान 1 के साथ हो जाएगा। तो देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एवोगाड्रोस लॉ से संबंधित है। एवोगाड्रोस लॉ हाइपोथेसिस स्टेट दैट, सबसे पहले एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है उसको जान लीजिए। एवोगाड्रोस लॉ जो होता है, देखिए एवोगाड्रोस लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, N अर्थात कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो और इसमें टेम्परेचर और प्रेशर ये कांस्टेंट रहता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब चलिए देखिए कौन कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, द आइडियल गैस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। आइडियल गैस होता है कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर, ये तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है कॉन्स्टेंट है। प्रेशर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ऑब्वियस बात है V इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। एवोगाड्रोस लॉ याद रखेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द, ये स्टेटमेंट किसका है ये आपको बताना है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, न्यूटन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। 37 जो क्वेश्चन नंबर है इसका करेक्ट आंसर आप सभी अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, द टोटल pressure exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the partial pressure of the individual gases। तो ये स्टेटमेंट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इस, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। H2 एंड N2 मिक्सचर के लिए किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये आपको बताना है। H2 एंड Cl2 मिक्सचर, H2 एंड CO2 मिक्सचर या फिर नन ऑफ द अबव। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आप सभी याद रखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल ऑन जो गैसेस
रिएक्ट करते हैं, ज़्यादातर रिएक्टिव होते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना होगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए एक्चुअली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। अगर रिएक्टिव गैसेस होगा तो इसमें डाल्टन्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी जो है H2 और Cl2 तुरंत से रिएक्ट करते हैं, H2 और Cl2 रिएक्ट करके HCl बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, H2 और Cl2 रिएक्ट करके HCl बनाते हैं, तो इसी में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉलो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉलो होता है उसमें जिसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेस होते हैं, अर्थात कि जो गैस होते हैं वो नॉन रिएक्टिंग होते हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस हैज़ द हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में किस गैस का पार्शियल प्रेशर हाईएस्ट होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है CO2, उसके बाद H2, उसके बाद O2, उसके बाद N2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में किसका होगा, तो N2 का हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, एक क्लोज्ड वेसल लिया गया है, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इसमें है, मॉलिक्यूल्स एट ए प्रेशर ऑफ P में, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है P मिलीमीटर। इफ नाइट्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम से नाइट्रोजन उसका रिमूव किया गया है, तो प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिया गया है और प्रेशर PMM लग रहा है। तो अगर नाइट्रोजन को हटा दिया तो उसका प्रेशर भी आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे D इज इक्वल टू P/2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस में द राइज इन प्रेशर ऑकर्स एज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इंक्रीजेस इट बिकॉज। इसमें काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी में कहा गया है द राइज ऑफ प्रेशर ऑकर्स एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन इट इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है। तो ऑप्शंस को देखिए चलिए और इसका करेक्ट आंसर दीजिए। गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द कंटेनर ऑफ वॉल्स, गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड लेस फ्रीक्वेंटली विद द कंटेनर ऑफ वॉल, या फिर ऑप्शन ये देखिए, गैस मॉलिक्यूल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आप सभी देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली विद द कंटेनर ऑफ द वॉल। जो कंटेनर होता है उसका वॉल होता है, कंटेनर का वॉल, तो उसमें मोर फ्रीक्वेंटली वे कोलाइड करेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस के अनुसार कॉलिजन आर ऑलवेज इलास्टिक। तो ये चीज़ तो सही है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। कॉलिजन क्या होता है, ऑलवेज इलास्टिक होता है। हेवियर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, हेवियर क्या कहा जा रहा है, ये भी सही होगा, हेवियर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोर मोमेंटम। ऑब्वियस बात है, अगर मॉलिक्यूल हेवियर होगा तो उसमें ज़्यादा प्रेशर, जो कंटेनर है उसमें ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वेरी हाई वेलोसिटी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। इसमें पूछा गया था कौन सा थ्योरी ऑफ द गैसेस शो करता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 43। Dominance of strong repulsive forces among the molecules of the gas. Z is compressibility factor, depends on Z and indicated by Z is equal to 1, depends on Z and indicated by Z is greater than 1, depends on Z and indicated by Z is less than 1, या फिर is independent of the Z. Dominance of the strong repulsive forces between molecules of the gas. ठीक है, तो रिपल्सिव जितना ज़्यादा प्रेशर होगा मॉलिक्यूल्स उतना ज़्यादा कोलाइड करेगा। ठीक है, तो Z इज़ ग्रेटर देन 1 होगा, Z इज़ ग्रेटर देन 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये देखिए कंटेनर है, इसमें जितना ज़्यादा प्रेशर आप ऊपर से लगाते जाएंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाते जाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा कंटेनर पे ये लगेगा, उसी को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं Z। तो Z इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, Z इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। हीलियम एटम इज़ 2 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हीलियम जो एटम होता है ये 2 टाइम हैवियर होते हैं एट 298 केल्विन। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सेम एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या फिर 1/4 ऑफ द दैट ऑफ द हाइड्रोजन, या फिर हाफ दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये चीज़ आपको बताना है। चलिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आपका जो फॉर्मूला होता है वो 3/2 kT होता है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया हेलियम का जो आपका एटम है वो 2 टाइम्स हैवियर है। तो
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम इज, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 3/2kT। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, उसका जो एटम का वो कितना हैवी है कितना नहीं है उससे डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। किस प्रकार नेचर है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये जो है ये सेम रहेगा, सेम एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेम एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगोज अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन नो कूलिंग ऑकर्स बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, आर अबव इन्वर्जन टेम्परेचर, कोलाइड विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, डू वर्क इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर लास्ट ऑप्शन है एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव फोर्सेस टू ईच अदर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस को जब अनस्ट्रेन्ड एक्सपांसिव एक्सपांस किया जाता है, नो कूलिंग, किसी भी प्रकार का कूलिंग नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का कूलिंग नहीं वहाँ पे होता है, बिकॉज किसी भी प्रकार का कूलिंग वहाँ पे नहीं होता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, जैसे कि कोई गैस पे प्रेशर डालते हैं तो वो उसका जो मॉलिक्यूल है सामने सामने आ जाता है, उसमें कूलिंग देखने को मिलता है। जैसे कि आप गैस भरवाने जाते हैं तो देखिएगा सिलेंडर को पकड़िएगा तो वहाँ पे ठंडा हो जाता है सिलेंडर, लेकिन जब उसका एक्सपेंशन होता है, जब गैस निकलता है तो वहाँ पे कूलिंग नहीं होता है। इसका क्या कारण है, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव फोर्स, किसी भी प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट नहीं करता है, इसीलिए वहाँ पे कूलिंग शो नहीं होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। 45 तक लगभग 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी क्लास को भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अगर टाइम मिलेगा तो इसके और भी क्वेश्चन से बहुत सारे उस क्वेश्चन को करवाएंगे, या फिर आप स्वयं से भी कर सकते हैं। बुक का PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें।